नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योगकाल चक्र में। मित्रों, आज एक और दिलचस्प विषय कि हमारे ज्योतिष में जो हमारे विद्वान लोग हैं, कई बार उनकी भविष्यवाणियां गलत हो जाती हैं, तो उसके क्या कारण होते हैं, इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं आदरणीय उत्तर। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। ये विषय जो है मेरे दिल में बहुत दिनों से घुमड़ रहा है। हम खुद भी अपने लिए भी सोचते हैं कि जो लोग निष्पक्ष रूप से फलित करने का प्रयास करते हैं वो हमेशा इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हमारी भविष्यवाणी गलत ना हो, और अगर गलत हुई हो तो वो ये कोशिश करते हैं कि ये किस कारण गलत हुई, हमेशा उसका पता लगाने की कोशिश करते हैं, उसको भूल नहीं जाते हैं, उसके ऊपर एक्सक्यूजेस नहीं देते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई ये क्यों गलत हुई। तो इसी संदर्भ में मेरे मन में बहुत दिन से कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। मैं अक्सर जब भी पढ़ाती भी हूँ तब भी ये चीज बोलती हूँ कि सबसे पहले अक्सर क्या होता है कि लोग बाग जो है कुंडली आती है सीधी, ना उसकी डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे, ना टाइम चेक करेंगे, ना प्लेस चेक करेंगे, सीधा बस वो जो कुंडली उनको दिखती है उसको देख के और बोलना शुरू कर देते हैं नॉन स्टॉप। तो इसमें सबसे पहला जो कारण आता है कि हमारी भविष्यवाणियां गलत क्यों होती हैं, इसमें अशुद्ध जन्म तारीख लेना, जन्म समय और जन्म स्थान, कि हमें सही समय, सही स्थान और सही डेट का हम ध्यान ही नहीं रखते। और अक्सर ऐसा तब भी होता है जब रात के 12 बजे के पहले या रात के 12 बजे के बाद जन्म होता है किसी का, तो उसमें डेट लेने में, क्योंकि चंद्रमा 24 घंटे आगे या पीछे हो जाता है, तो उससे दशाओं पे बहुत फर्क पड़ता है। तो हमेशा अक्सर मैं जब लैपटॉप पे कुंडली भी बनाती हूँ तब भी लोग मुझे कहते हैं कि आप बहुत धीरे बनाती हैं इस पे। वो ही तो सबसे धीरे और ध्यान से बनाने की चीज है, बाकी आप फास्ट देखो। तो धीरे धीरे पूछ कर और दोबारा उससे पूछकर रिकंसाइल करो कि भाई ये डेट ऑफ बर्थ सही है, ये बार सही है, अगर रात का है तो और देख लो जरूर, और फिर समय भी सही है कि नहीं, और जन्म स्थान जो भी लिया है उसका आपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सही लिया है कि नहीं, उससे लग्न पर बहुत फर्क पड़ जाता है। हमारे भारतवर्ष के आजकल तो जो है सुविधा, हमें सॉफ्टवेयर्स के कारण बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। पुराने जमाने में जब ये सुविधाएं नहीं थी तो हमें अक्सर जो हमारे पास पंचांग है या एफएमरी है उन्हीं में देखकर ही विश्वास करना पड़ता था। तो उसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सही लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं लगे तब तक परेशानी, हम सही कुंडली नहीं बना सकेंगे। सही कुंडली नहीं बनेगी तो सही फलित नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त सही अयनांश लेना, अयनांश में भी बहुत फर्क पड़ जाता है, उससे कुंडली के अंशों में, भावों में, ग्रहों के अंशों में फर्क पड़ जाता है। ये तो हो गया एक। अब जो आती है, हमने सही कुंडली भी बना ली, हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि हम किस देश काल और परिस्थिति में ये बातें कर रहे हैं। प्राचीन समय में हमारे मानदंड कुछ और होते थे, वर्तमान समय में कुछ और है, और जहां हम रहते हैं वहां का जो वातावरण है उसका भी प्रभाव हमारी जन्म कुंडली पर या हमारे फलित पर पूरा पड़ता है। उसको हमें विस्मरण नहीं करना चाहिए। जैसे हम प्राचीन काल में देखते हैं कि बाल विवाह हो जाते थे और हमारे यहाँ सही माना जाता था, उसमें कोई गलत नहीं है ना। अब आजकल जो है लेट मैरिज होने लग गई है, और लेट मैरिज इतनी लेट हो रही है कि फिर संतान पक्ष में परेशानी आ रही है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए, इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखते हुए हमें देश काल और परिस्थिति तथा वातावरण का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि समय कैसा चल रहा है, तो हम फलित सही कर पाएंगे। अब एक चीज और आती है कि हमारा ज्योतिष हमेशा ये कहता है कि कर्म फल और भाग्य, ये दोनों जो हैं हमारी कुंडली से जुड़े हुए हैं, और उसमें हमारा प्रयत्न, कोशिश, कि हम किस प्रकार प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश भी हमारी जुड़ी हुई है। उसका महत्व हम अस्वीकार कर देते हैं कि व्यक्ति मेहनत करके अपने जो अचीव करना चाहता है गोल, उनको अचीव कर सकता है। तो अब प्रयत्न में दो तरह के उपाय हमारे यहाँ कहे गए हैं, एक लौकिक है, एक अलौकिक है। लौकिक प्रयत्न में आता है कि मेहनत करना, किसी भी चीज के लिए मेहनत करना, साधन मिलना और प्रयास करना।
जैसे मतलब शिक्षा है हमारी, उसके लिए प्रयास करना, तो मेहनत हो गई, प्रयास कर दिया। इसके अलावा आप जब जॉब करते हो पढ़ाई खत्म करके, उसके लिए भी आप कोशिश करते हो। कोई भी आपके मुंह में आके जॉब नहीं दे देता, आपको इंटरव्यू देने पड़ते हैं, अप्लाई करना पड़ता है। तो ये हमारे प्रयास हैं जिसके पश्चात हमें सफलता मिलती है। और दूसरे साधन जो हैं वो हैं शास्त्रीय उपाय। ये तो हमारे स्वाभाविक या लौकिक उपाय हो गए। दूसरे आते हैं शास्त्रीय उपाय, कि हम जैसे ग्रह शांति करवाना है, रत्न धारण करना है, पाठ पूजा करना है, या दान दक्षिणा देना है। तो ये दोनों तरह के उपाय जो हैं हमारे लिए कारगर सिद्ध होते हैं, और इनकी अपनी अपनी सीमाएं भी हैं, एक लिमिट है। तो जैसे ग्रहों की स्थिति से हमें दोनों प्रकार के फल प्राप्त हो जाते हैं, प्रयत्न के पश्चात भी और बिना प्रयत्न के पश्चात भी। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कार्य, जैसा मैंने बताया कि प्रयत्न के बाद हमें मिलती है सफलता, लेकिन कभी कभी हमें बिना प्रयत्न के भी अचानक धन लाभ हो जाता है, अचानक, आकस्मिक। उसके लिए हमारा पारिवारिक परिवेश, कि हम किस परिवार से आए हैं, किस खानदान से हैं, हमें बिना मेहनत का ही धन लाभ मिलना, या ग्रोथ मिलना, या वंश परंपरा से राजनीतिक भविष्य मिलना, ये चीजें जो हैं हमें बिना प्रयत्न के मिल जाती हैं। लेकिन कुछ चीजों में हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो बिना प्रयत्न की चीजों में जो है हमें, हमारे ग्रह हमें काफी हद तक प्रभावित करते हैं, उस चीज को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए कुंडली में। वो अवश्य देखना चाहिए कि हमारे पिछले कर्मों के जो शुभ पुण्य होते हैं वो हमें इस जन्म में कम मेहनत में ही अधिक सफलता देने का प्रयास करते हैं। अब इसके अलावा कुछ बिंदु और हैं, जैसे कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें जातक के संबंधी की कुंडली भी देखनी पड़ती है। जैसे हम संतान के विषय में यदि सहित फलित करना चाहते हैं तो हमें पति पत्नी दोनों की कुंडली देखनी चाहिए। हम एक की कुंडली देखकर, अक्सर आदमी लोग आते हैं, जेंट्स लोग, और वो दिखाते हैं, जबकि संतान पक्ष के लिए ये आवश्यक है कि पति की और पत्नी की, और विशेष रूप से पत्नी की कुंडली देखना अत्यंत आवश्यक है कि दोनों की कुंडली देखें, अन्यथा हमें सही फलित नहीं मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कुंडली में जो ग्रह हैं उनके बलाबल की भी उपेक्षा कर देते हैं। हमारे साहित्य में भी कई तरह के बल कहे गए हैं, है ना, बहुत सारे दिशा बल और दिन बल, रात्रि बल। इसके अतिरिक्त जो बहुत सिंपल बल हैं कि कुंडली में ग्रह बलवान है कि कमजोर है, वो हमें देख लेना चाहिए। जैसे ग्रह उच्च के हैं, कि स्वग्रही हैं, कि मित्र क्षेत्री हैं, कि शत्रु क्षेत्री हैं, कि नीच के हैं। ये बल अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि वो अपने बलवान या कमजोर स्थिति के आधार पर ही हमें फल देते हैं, उसी के आधार। जैसे 12वें भाव का स्वामी नीच का है, कमजोर है, कोई बात नहीं, वो आपको घर से दूर तो ले जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो विदेश यात्रा भी ले जाए। अगर वो बलवान होगा, स्ट्रांग होगा, और उसकी दशा भी आई, तो वो अवश्य आपको विदेश यात्रा में सहायक होगा। इस तरह से मतलब हम ये कह सकते हैं कि नीच का या शत्रु क्षेत्रीय ग्रह कमजोर है, वो उतने अच्छे फल देने में अक्षम रहता है। तो इसलिए उनको ध्यान देते हुए उनको मजबूत करने का या उनको स्ट्रांग करने का भी हमें प्रयास करना चाहिए, ना कि जो हमारी कुंडली में बलवान ग्रह हैं उन्हीं को और स्ट्रांग करें। और किस कार्य की कमी है कुंडली में, उसी कार्य के हिसाब से उस ग्रह को बलवान करने की कोशिश करनी चाहिए। एक चीज और अक्सर आती है कि ज्योतिष की अन्य शाखाएं जो हैं उसका भी हमारी जन्म कुंडली पर बहुत असर पड़ता है। जैसे जो मंडन एस्ट्रोलॉजी है या मेदिनी ज्योतिष जो है, उसका जो प्रभाव है, जब वो प्रभावित होती है कुंडली, उस समय चलती है, तब हमारी जन्म कुंडली जो है उसके प्रयास जो है वो निष्प्रभावी हो जाते हैं। जैसे हमने अभी वर्तमान समय में देखा, कोरोना के समय में, कि वर्ल्ड वाइड जो है महामारियां चली, उस समय व्यक्तिगत कुंडली जो है वो निष्प्रभावी हो गई। इसी प्रकार जब सामूहिक नरसंहार होते हैं, क्रांतियां होती हैं, आपदाएं आती हैं, विस्फोट होती हैं, तो जो ज्योतिष नियम होते हैं व्यक्तिगत कुंडली के, वो निष्प्रभावी हो जाते हैं, और मंडन एस्ट्रोलॉजी के जो नियम है वो प्रभावी हो जाते हैं। अभी कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई जबकि उनके योग नहीं थे मृत्यु के, लेकिन कोरोना महामारियां जो हैं वो सामूहिक नरसंहार करती है। इसके अलावा एक और चीज हमने देखी है कि कई पुस्तकों में कई अप्रमाणित योग भी जोड़ दिए जाते हैं अपनी तरफ से, जिनके बारे में
प्रमाणिकता प्राप्त नहीं की गई होती है। एक आध कुंडली में देख लिया और बस उसको जोड़ दिया। ऐसे नियम और सिद्धांतों को और ज्यादा कसौटी पर कस के तब काम में लेना चाहिए, तभी हमारे फलित सही होंगे, अन्यथा गलत हो जाते हैं। इसके बाद कभी कभी हम ऐसे करते हैं कि आधारभूत घटना का हमें पता ही नहीं होता और हम बस कोई भी नियम आया और हमने लगा दिया। जैसे एक योग आता है अनुजहंता योग, बस उठाया देखा और फट से पंडित बोल देता है तेरे तो अनुजहंता योग है। अरे अनुजहंता, उससे पहले तो पूछो तो सही कि उसके अनुज है भी या नहीं, उसके बाद उसको बताओ। इसी प्रकार अगर किसी महिला ने ऑपरेशन करवा लिया है बच्चों के लिए वंध्याकरण का और आप वो पूछ रही है कि भाई मेरे बच्चा कब होगा, तो ये गलत इंटरप्रिटेशन है। साहित्य का, ज्योतिष का दुरुपयोग करना है और इसमें फिर प्रिडिक्शन आपका सही नहीं होगा नेचुरली। इसके लिए हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है वो हमें प्रयत्नवादी भी बनाता है, केवल भाग्यवादी नहीं बनाता। तो हमें भाग्य और हमारे प्रयास और कर्म, उन दोनों को मिलाकर कोशिश करनी चाहिए। हाँ, कुछ घटनाएं जो होती हैं वो दैवी घटनाएं होती हैं जिन पर हमारे प्रयत्नों का कोई असर नहीं होता। इसके अतिरिक्त उपासना का प्रभाव अवश्य पड़ता है। विशेष रूप से जो ज्योतिषी हैं या दैवज्ञ जो हैं, उनके लिए किसी न किसी इष्ट की उपासना करनी अत्यंत आवश्यक है और उन्हें असत्य भाषण से भी बचना चाहिए। तो उनकी जो भविष्यवाणियां हैं वो सही होंगी, अर्थात जब भी वो बोलेंगे या उनके मुंह से कुछ निकलेगा वो सत्य वचन निकलेगा। आपने देखा होगा कई लोगों को ज्योतिष का प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं होता, बस वो ऐसे कुंडली देखते हैं, हमने जो इतने नियम बताए ऐसे कुंडली देखते हैं और बंद कर देते हैं और जो बोलते जाते हैं वो सही निकलता है। इसके पीछे उनको कुछ मनोवैज्ञानिक इंट्यूशन पावर, उनकी जो दूरदृष्टि रहती है वो एक तो बहुत विकसित होती है उन लोगों की, और वो कभी जीवन में झूठ नहीं बोलते, तो उनके मुंह से निकलने वाला हर वाक्य सही हो जाए। तो व्यक्ति को, ज्योतिषी को विशेष रूप से अपने व्यवहारिक जीवन में भी असत्य भाषण करने से बचना चाहिए, तो फिर उसकी वाणी में सत्यता आएगी और वो सही भविष्यवाणी कर सके। आपने इस वीडियो को सुना, सराहा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह बहुत बढ़िया। ये सभी जो ज्योतिष से जुड़े हुए लोग हैं, जो अपना इसमें भविष्य देख रहे हैं, जो वर्तमान में जो इससे जुड़कर भविष्य वक्ता का कार्य कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए ये बहुत 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 बढ़िया वीडियो है। उन्हें अपने इष्ट का निर्धारण करना चाहिए, उन्हें समझ होनी चाहिए कि हमारा इष्ट कौन है और ईमानदारी से उस इष्ट की पूजा करते रहना चाहिए और कभी भी स्वार्थवश कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जब आप निस्वार्थ भाव से तटस्थ होकर कार्य करते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट निकलते हैं। निष्पक्ष होकर, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, निष्पक्ष और आदरणीय उत्तरा दीदी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से सभी के लिए कुछ बहुत अच्छे उच्च स्तर के जो विचार रखे हैं, मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय दीदी शिक्षा एवं कंसल्टेंसी सर्विसेज दोनों प्रोवाइड करती हैं। उनका मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है। आप सभी में से जिसको जिस कार्य के लिए उनसे संपर्क करना हो तो वो डायरेक्टली यहाँ अप्रोच कर सकते हैं, वो उनको सीधी सीधी बातचीत कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।